हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्ती होंगे। मैं नीरज शर्मा आज मैथ्स का एक जबरदस्त चैप्टर नाम है पॉलिनोमियल्स लेकर आपके सामने आ गया हूं। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। उससे पहले एक ज्ञान की बात सुनो। आज का ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान यह है बच्चों आज का कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत गहरी बात कह रहा हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता राजा, उड़ान हौसलों से होती है। तो यही हौसला, यही जज्बा लेकर के हमें आज पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करना है। साथ बने रहना बच्चों। इतना शानदार चैप्टर है, इतना जबरदस्त चैप्टर है। इसमें आपको अच्छी दो तो थ्योरम्स पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, ये चैप्टर से आपको क्या मिलने वाला है जरा ये भी मैं बता दूं, और क्या पढ़ाऊंगा ये भी बता दूं। देखो, हम इसे क्रैश कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं बच्चों, मतलब बहुत फास्टली हमारे को इसे पढ़ना है। लेकिन मैं फिर आपको एक बात यहां पर स्पेशली मेंशन कर दूं कि हम सिर्फ वो चीजें पढ़ रहे हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। समझ में आ रही मेरी बात? मैं केवल और केवल, देखो हमारे को कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करनी है, तो मैं वो सारी चीजें आपको यहां कवर करवाऊंगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉलिनोमियल्स आपका सेकंड चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसमें से वो सारे टॉपिक्स कवर करूंगा और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जिन पे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, 100% आएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो हम स्टार्ट करते हैं। बस आपको बने रहना है मेरे साथ, याद रखना है कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, है ना। प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए। क्लियर है बात? तो पॉलिनोमियल्स हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा बता दूं। पॉलिनोमियल्स, जरा एक चीज देखना बच्चों यहां पर पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स, ये देखो पॉली और ये नोमियल्स। ठीक है, यहां से कट कर दो, दो पार्ट हो गए, पॉली प्लस ये नोमियल्स। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? पॉली का मतलब होता है मेनी, MANY। मेनी में बहुत सारे, बहुत, है ना, यही मतलब होता है हिंदी में बात करूं। नोमियल्स को यहां पर आप टर्म्स की तरह कंसीडर करोगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स यानी कि मेनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हो गया? बहुत सारी टर्म्स की जहां बात की जाएगी, मतलब हम पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स हैं क्या? देखो बच्चों, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 xn plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 dot up to an power a0। ठीक है, यानी कि आपको यहां पर, ठीक है, x यहां पर, समझ में आ रही बात? तो ये जो है आपने देखा एक्सप्रेशन, इसे कहते हैं हम n डिग्री पॉलिनोमियल। इसे क्या कहते हैं हम? n डिग्री पॉलिनोमियल। अच्छा, एक बहुत बेसिक सी बात मैं आपको यहां और बता दूं। देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एक पॉलिनोमियल, तो एल्जेब्रा तो हमारा बहुत बड़ा है, उसका एक छोटा सा पार्ट आप समझ लो, या उसका एक हिस्सा है पॉलिनोमियल। यहां पर डिफरेंस ये है बच्चों कि पॉलिनोमियल्स में जो हमारी डिग्री होती है ना, डिग्री, ये जैसे अभी यहां पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, ये देखो, ये यहां पर x टू दी पावर n, x टू दी पावर n, ये n जो है ये इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर है। क्या है? हाईएस्ट पावर है, जिसे कि हमने यहां पर n बोला हुआ है। तो n जो हाईएस्ट पावर है ना, इसे हम कहते हैं डिग्री। देखो, आपको नीचे एक टर्म पता लग रही होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ x। अब ये x कहो चाहे वेरिएबल कह दो, जनरली हम x ज्यादा ले रहे हो इसलिए यहां पर x है, अदरवाइज वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ गिवन एक्सप्रेशन इज नॉन एज डिग्री। तो डिग्री आपको पता होनी चाहिए कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, कंडीशन आपको पता है कि यहां पर जो x टू दी पावर n है, ये हमारी मतलब डिग्री है, क्योंकि n हाईएस्ट पावर है ना, तो ये n डिग्री पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो। सबसे पहले तो ये जो a0 है, मतलब जो कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n है ना बच्चों, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यार यही जीरो हो गया तो ये x टू दी पावर n से मल्टीप्लाई हो गया, उसे भी जीरो बना देगा, तो ये n डिग्री पॉलिनोमियल रहा ही नहीं। फिर समझ में आ रही बात? और ये जो n होता है, ये हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। अगर ये पावर्स जो भी है, n हमारे यहां पर पावर्स को डिनोट कर रहे हैं, तो जो भी वेरिएबल्स के आपको पावर्स दिख रही है ना बच्चों, 0 1 2 3 अप टू n तक, ये सबके सब होल नंबर होनी जरूरी है। अगर ये होल नंबर नहीं है तो फिर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने के लिए पावर सारी की सारी होल नंबर्स होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 इस तरह से। समझ में आ रही बात? नेगेटिव, हाफ, फ्रैक्शन पावर नहीं चलने वाली। क्लियर है मेरी बात? तो ये यहां पर कुछ बातें थी, ये a1 से अप टू an तक सारे के सारे क्या है? कॉफिशिएंट्स हैं टर्म्स की, पॉलिनोमियल्स की। मैंने बता दिया a0 जो है हमारा, ये जीरो नहीं होना चाहिए।
ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं जो मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। देखो बच्चों, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स हम दो तरह से इनके कैटेगराइज करते हैं, ये बात आपको पहले ही पता है। अब चूंकि ये चीजें क्या बहुत कॉमन सी चीजें हो गई, आप लोगों ने 9 पे भी इनको देखा है, ठीक है, इसलिए मैं हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को, फटाफट इन चीजों को कवर करके निकल जाएंगे, फिर मेन चीज पर पहुंचने वाले हैं हम बहुत जल्दी, ठीक है। तो देखो भाई, अब बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, ठीक है। दो तरह से हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पे और एक डिग्री पे। दो तरह से कैटेगराइज होते हैं, डिग्री के बेसिस पर अलग नाम चलता है और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अलग नाम चलता है, ये आपको पता है। देखो सबसे पहले यहां पर बोला गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसका मतलब है कि डिग्री क्या होनी चाहिए, 0। अगर डिग्री 0 है किसी पॉलिनोमियल की, ठीक है, देखो एग्जांपल भी दे रखा है, एग्जांपल 7 और 9। 7 और 9 देखो आप, एक कांस्टेंट है, समझ में आ रही बात भाई। 7 और 9, जैसे अभी यहां पर 7 या 9 लिखा हुआ है, अब इस 9 में x⁻0 को ऐड कर लो भाई, किसी भी नंबर की पावर या किसी की भी पावर 0। अगर आपने यार पढ़ा होगा ना आपने, ये a0 मतलब हमेशा 1 होता है, a0 जो होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है। मतलब किसी भी नंबर या वेरिएबल कुछ भी हो, उसकी पावर अगर 0 है तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू है 1। तो यहां पर 9 इंटू x⁻0 मान लो, तो देखो यहां पर डिग्री क्या हो जाएगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 0। तो मतलब यहां पर डिग्री 0 होगी, तो वो पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आ गई मेरी बात, थोड़ा आगे बढ़ो। अब अगर डिग्री क्या हो जाएगी, 1, डिग्री अगर 1 हो गई तो वो कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। देख सकते हैं आप यहां पर p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, है ना, ax प्लस b, यहां पर वेरिएबल x है और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, ये 1 इसकी हाईएस्ट पावर है मेरे बच्चों, और a इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये a जो है ना यार, ये 0 नहीं होना चाहिए। देखो अगर ये a 0 हुआ तो सोचो, थोड़ा सा दिमाग ही तो लगाना है, करना क्या है बाबा, a 0 हो गया लेट्स सपोज, तो x को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 0 जो है x से मल्टीप्लाई होगा, तो बाबा पूरा 0 हो गया ना यार, फिर क्या मतलब निकला, फिर तो ये p ऑफ x इज इक्वल टू b, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया, पर हमें वो नहीं करना है, तो ये a 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो डिग्री अगर 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 1 है बाबा तो लीनियर पॉलिनोमियल। बातें समझ में आ रही है बाबा, आएंगी सही, क्यों नहीं आएंगी, जरूर आएंगी। चलो क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, आपको सबको पता होना चाहिए, डिग्री 2 होगी तो वो कैसा पॉलिनोमियल है बच्चों, क्वाड्रेटिक, ठीक है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर पूछूंगा आपसे कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होगी, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, है ना, तो ये वहां पूछूंगा मैं। समझ में आ रही मेरी बात, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ठीक है। एक्सप्रेशन की बात करें, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x स्क्वायर, देखो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, है ना, तो डिग्री कितनी हो गई, 2, और जिसकी डिग्री 2 है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर भी बच्चों एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है a, वो 0 नहीं होना चाहिए। रीजन सेम जो यहां बोला था कि अगर a 0 हुआ तो वो तो एक्स स्क्वायर को भी 0 बना देगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, ये तो लीनियर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक के लिए भी सेम है, क्यूबिक आपको पता है, क्यूब में हम किसी का क्यूब कर रहे हो तो सेम को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो क्यूबिक में डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। समझ में आ गई बात, क्यूबिक की डिग्री क्या रहेगी बच्चों, 3। अब सारी चीजें बहुत आसान है ना, कांस्टेंट की 0, लीनियर की 1, क्वाड्रेटिक तो 2, क्यूबिक तो 3, ठीक है। एक्सप्रेशन जनरल फॉर्म इसकी क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cxd, a नॉट इक्वल टू 0, अभी बार बार नहीं बताना है, तो आपको समझ में आ गई ये बात पहले ही। यहां पर देखो हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, 3। बच्चों आप थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर यहां पर ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, केवल ये हो, तब भी वो क्या है, क्यूबिक, क्योंकि यहां पर टर्म्स के बारे में कोई बात नहीं हो रही है ना, हमें टर्म से कोई मतलब ही नहीं है, हमारे को मतलब किससे है, इससे कि ये वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, इसी के बेसिस पर हमारे को उसको नाम डिसाइड करना है कि क्या नाम होने वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हम ये डिग्री के बेसिस पे बात कर रहे हैं, अभी मैं पहले ही बता दूं। उसके बाद है बाई क्वाड्रेटिक, देखो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ठीक है। अब 4 डिग्री आ गई साहब, तो फिर अभी क्या कर सकते हो, अभी कुछ नहीं, बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब बाई क्वाड्रेटिक ऐसा समझो, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कितना था 2, उसके आगे बाई और लगा हुआ है, मतलब 4 हो जाएगा, तो ठीक है। तो जहां पर डिग्री 4 हो जाएगी वो हो जाएगा बच्चों बाई क्वाड्रेटिक। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो वेरिएबल की पावर कितनी है, यहां पर भी हाईएस्ट पावर 4 है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी देख सकते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 4, यहां पर भी a 0 नहीं होना
चाहिए। समझ में आ गई बात आपको? तो बच्चों ये थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर डिग्री, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये डिग्री के बेसिस पे थे, तो फटाफट से हमारे को याद रहना चाहिए इफ d इज इक्वल टू 0। अब d फॉर डिग्री मान लेना आप लोग, है ना, d फॉर डॉग नहीं, d फॉर डिग्री, ठीक है। चलो, तो d इज इक्वल टू 0 मींस कांस्टेंट पॉलिनोमियल, d इज इक्वल टू 1 इट मींस लीनियर पॉलिनोमियल, d इज इक्वल टू 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, d इज इक्वल टू 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, d इज इक्वल टू 4 वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गई ना बात? आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। चलो 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 चलो, इसमें थोड़ी फंसते हैं बच्चे, ये तो बहुत इजी चीज है ना, इसमें मुझे लगता नहीं आप फंसोगे। चलो आगे समझ में आगे बढ़ सकते हैं। लो बाबा, जादू 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 जादू। अब हम नेक्स्ट टाइप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर भी कैटेगराइज करते हैं। फटाफट से देख लो, नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में कोई पॉलिनोमियल अगर जीरो है तो उसे जीरो पॉलिनोमियल ही कहते हैं। जैसे कुछ भी मान लो आप, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ये जीरो, मतलब ऐसा समझ लो, ये आपको ये ऐसा मिलेगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, है ना। दोबारा से बता रहा हूं, मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो प्यारे बच्चों, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, है ना। तो आप पॉलिनोमियल खुद जीरो ही हो गया, है ना, तो जीरो पॉलिनोमियल नाम हो जाता है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है, केवल एक सिंगल टर्म है, जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल हो गया आपके लिए, है ना, पॉलिनोमियल ही तो है ये भी, तो इसको भी आप ऐसे काउंट करो, ये एक्स स्क्वायर, तो एक ही तो टर्म नजर आ रही है आपको, है ना। तो इससे क्या कहेंगे? मोनोमियल। तो जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होगी वो कौन सा पॉलिनोमियल माना जाएगा? मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल मत कह देना। किसी किसी का घरों में निकनेम होता है ना, मोनू, सोनू, टोनू, बंटी, बबलू, है ना, तो वो वाला नहीं है ये मोनो है, ठीक है, मोनोमियल, है ना। चलो ठीक है, एक के लिए बेसिकली यूज होता है, एक के लिए मोनो, है ना, ओके, ठीक है। अब मोनोमियल में एक टर्म होगी। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म अगर 2 हो जाती है, तो नंबर ऑफ टर्म अगर 2 हो गई तो फिर नाम हो जाएगा बाइनोमियल। देखो मैंने स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल के बारे में बताया था, नोमियल का मतलब टर्म्स होता है, हाँ या ना, बताया था ना, देखो बताया था, झूठ नहीं बोलता मैं, ठीक है। तो बाइनोमियल यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आने चाहिए, सॉरी, नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स कितने होने चाहिए? 2। तो अगर 2 टर्म्स है तो वो हो जाएगा बाइनोमियल। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, मैं भी लिख दूं, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहां पर भी सेम लिखा हुआ है, मैं बस आपको ये p ऑफ x आगे लगा लगा के दिखा रहा हूं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी सारी चीज वही है, ठीक है, ओके। अब नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 हो जाती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 हो गई तो 3 4 ट्राइनोमियल। देखो कितना इजी है यार, एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, कितना इजी है। मतलब वो बच्चों को राइमिंग करना सिखा रहे हैं ना, ऐसा ऐसा फील आ रहा है मेरे को, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्राइनोमियल, अब ट्राइनोमियल में ये थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे हम कि इसमें आप चाहे तो एक x यहां पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राइनोमियल हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स। तो देखो 3 टर्म्स होनी जरूरी है, ट्राइनोमियल है ना, तो 3 टर्म्स होगी तो एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स। 3 टर्म्स कोई सी भी हो सकती हैं, बस आपको ये याद रखना है। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। अच्छा, एक केस और सोचो, अब देखो ये तो 0 1 2 3, क्या जरूरी है क्या 3 टर्म्स के बाद कोई टर्म ही नहीं है कि? ऐसा थोड़ी होता है, और भी टर्म्स आ सकती हैं, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाए, 100 टर्म्स भी आ सकती हैं आने में। तो फिर हम सबको एक साथ क्या बोल देते हैं? मल्टीनोमियल। क्या बोल देते हैं? मल्टीनोमियल, ठीक है। फिर हम उसको क्या बोल देंगे? मल्टीनोमियल। अब इसमें कितनी भी टर्म्स आ सकती है, मल्टी का मतलब तो मल्टी मतलब बहुत, ठीक है, तो बहुत में तो कितना भी हो सकता है, हर किसी को हम मल्टीनोमियल कह सकते हैं, ठीक है। एक होगा तो मोनोमियल, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कितना भी हो, मतलब मल्टीनोमियल में आ जाएगा फिर, ठीक है। चलिए, तो ये अब हमने दोनों तरीके से पढ़ लिया, ठीक है, हमने दोनों तरीके से पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन कह दो या टाइप्स कह दो पॉलिनोमियल के। हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात भी करी, और हमने फिर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर भी ये बात करी है। दोनों तरीके से हमने समझ लिया कि क्या खेल है सारा का सारा, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ये खेल दोनों तरह से पॉलिनोमियल के टाइप समझ में आ गए, लीनियर मतलब डिग्री के बेसिस पे भी और टर्म्स के बेसिस पे भी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये तो मेरे ख्याल से इजी चीजें यार, वैसे भी तुम्हें आती है, सही बोल रहा हूं ना, मजाक तो नहीं कर रहा, मजाक मैं करूंगा ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां बात आ रही है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं?
देखो बच्चों, जीरोस का मतलब है, साफ साफ बात आपको बता दूं, आपने पढ़े हुए हैं, फिर भी एक बार याद दिला रहा हूं क्योंकि जरूरी है। जीरोस क्या है? एक्स, या एक्स नहीं, एक्स की बात नहीं करूंगा, वेरिएबल की बात करूंगा। वेरिएबल की वो वैल्यूज जो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देती है। क्या बोला मैंने, बहुत ध्यान से समझो। द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो। समझे बात? मतलब कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ठीक है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, तो उसमें एक्स की एक ऐसी वैल्यू पुट कर दो कि पी एक्स की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो वो जो एक्स की वैल्यू है ना, वो हमारे लिए क्या बन जाती है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाती है। और किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं? जितने की उसकी डिग्री है। ये तो आपको पता ही है, जो नंबर ऑफ जीरोस हैं किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, वो इक्वल होते हैं उसकी डिग्री के। ये बात आपको पता है, बच्चों वाली बात है, ठीक है। तो मैं यहां पर कुछ बात आपको बस ऐसे ही बता रहा हूं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? The value of a polynomial f of x at x is equal to a is obtained by substituting x is equal to a. Substitute कर रहा है ये x is equal to a को in the given polynomial and is denoted by f of a. ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे if f of x 2x क्यूब ये दिया था, then its value at x is equal to 1. अब x is equal to 1 पे इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। क्या किया? सब जगह पर x की जगह पर 1 1 1 1 पुट कर दिया। देखो ये 2, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 1 1, सॉल्व फाइनली किया तो आंसर कितना आ जाएगा? ये 18। ठीक है, तो ये तो पहले ये बात बता रहा है हमारे को कि वैल्यू कैसे निकालें। ये जीरो नहीं आया है, ये तो सिर्फ पॉलिनोमियल की वैल्यू आई है कितने पे? x is equal to 1 पे, है ना। पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना एक अलग चीज है और वो जीरोस हो जाए वो अलग चीज है। अगर ये x is equal to 1 रखने से ये पॉलिनोमियल यहां 18 की जगह 0 आया होता तो फिर ये x is equal to 1 ही क्या बन जाता? 0 बन जाता पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। मगर ऐसा है नहीं, अभी ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तो किसी की भी निकाली जा सकती है, मगर हर एक वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती। जैसे यहां x is equal to 1 है, अब इसने पॉलिनोमियल में जैसे हमने इसे पुट किया तो क्या ये 0 आया? नहीं आया, 18 आया है, तो मतलब ये 0 नहीं है, ये सिर्फ एक x is equal to 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू है, ठीक है। जीरोस तो क्या होंगे? मैंने फिर बताया बच्चों, जीरोस तो क्या होते हैं? वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, यहां देखो, 0 और रूट भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, 0 और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एनी पॉलिनोमियल p of x if p of k is equal to 0, ठीक है, k is called 0 of polynomial p of x. Number of zeros roots of polynomial px is always equal or less than the highest degree of the polynomials p of x. ठीक है, समझ में आई मेरी बात? जैसे यहां पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, शो दैट x is equal to 1। अब यार ये बहुत बेसिक सी बातें, ये आपने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, इसलिए मैं इनको जल्दी से निकालूंगा, हम और अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं क्योंकि, ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको। चलो आगे बढ़े। देखो, शो दैट x is equal to 1 is 0 of polynomial x square minus 2x plus 1। ठीक बात है बच्चों, तो हमारे को x is equal to 1 पर इसके 0 निकालना है। इसने खुद ही ये कह दिया है कि शो दैट x is equal to 1 is a 0, मतलब x is equal to 1 एक 0 है, ऑलरेडी उसने बोल दिया, तो हमें तो प्रूव करवा रहा है वो, है ना, ये है बात। तो देखो हमने क्या किया भाई, हमारा एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो हमने क्या किया बच्चों, केवल x is equal to 1 ही तो पुट किया है, नया तो कुछ किया नहीं, ये तो आता है तुम्हें, 9th में पढ़कर आए हो यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मस्त रहो तुम तो, ठीक है। प्लस 1, ये देखो x की जगह 1 पुट किया, यहां पर 2 प्लस 1 सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 2 माइनस का और ये प्लस का। अब ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों मिलाकर के प्लस 2 बनेंगे और ये माइनस 2 से कैंसिल होकर के 0 बनाएंगे। हेंस x is equal to 1 is a 0 of p of x। समझ में आ गई बात? तो ये इस तरह से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। अब जैसे यहां पर ये एक कैसा पॉलिनोमियल था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, है ना। डिग्री के बेसिस पे अगर बात करूं तो ये कैसा पॉलिनोमियल था? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ठीक है बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसके 2 जीरोस होने चाहिए थे, अब एक तो आपने निकाल लिया कि x प्लस 1 है। अगर मैं इसके आपको दूसरे जीरो की भी बात करूं, ठीक है, एक और जीरो अगर आपको इसको निकालने के लिए बोला जाएगा तो होने तो 2 चाहिए, तो आपको इसमें 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, उससे निकल जाए, और नहीं तो फिर एक बताएंगे आपको आगे वो तरीका भी, जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो वहां पर ज्यादा अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये आपको पता लग गई है ना, ये बहुत बेसिक सी बातें, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना, जीरो क्या होते हैं पता लगाना, कितने जीरो होंगे, ये आप 9th में ही पढ़ चुके हो एक्चुअली। समझ में आ रही मेरी बात? ये सारी बातें तो आप 9th में पढ़ कर आए हो, ठीक है। तो आपको इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए इन चीजों की, ये बहुत ईजी चीजें हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है बच्चों, ये मैं मान रहा हूं।
क्लियर है बात? बढ़ जाऊं आगे? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम चीज पढ़ने वाले हैं, थ्योरम्स। ठीक है, फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम आपने 9th में भी पढ़ी होगी, यहां भी पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और वो हेल्पफुल होती है हमारे को बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम हमारे मेन जो रिमाइंडर थ्योरम है और फैक्टर थ्योरम है इनके ऊपर आते हैं। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट जो भी हो, यहां लिखा हुआ जो भी हो, आप तो मतलब लिखे हुए पर मत जाओ, आप क्या करो, आप अपने दिमाग में फीड करो, समझो कि क्या कहना चाह रहा है, समझो क्या कहना चाह रहा है, थ्योरम क्या है एक्चुअली। आपको कोई स्टेटमेंट से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको तो बस ये पता होना चाहिए कि आखिर है क्या, आप खुद डेफिनेशन बना सकते हो क्या। देखो मैं आपको ना बहुत इजी वे में इसे एक्सप्लेन करूंगा, एक बार यहां लिखा हुआ इसे पढ़ते हैं, उसके बाद मैं अपने अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करता हूं। इफ p of x be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and is divided by x minus 1 then remainder will be p of a। आप ऐसे समझो, दो अलग अलग पोलिनोमियल है आपके पास, एक है p of x, एक है g of x, नाम दे दिया आपने पोलिनोमियल को कुछ भी, एक है p of x और एक है g of x। ठीक है, मैं आपको यहां पर ही बता देता हूं। ठीक है, एक है आपका ये p of x, ठीक है, और आप इसको डिवाइड करोगे g of x से। ठीक है, शर्त यह है कि आपका जो पॉलिनोमियल है p of x, इसकी जो डिग्री होगी, वो डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 1 से। ठीक है, इस पॉलिनोमियल d की डिग्री जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 1 से, और ये जो gx है इसकी डिग्री हमेशा 1 ही होनी चाहिए, ये तो मैंडेटरी कंडीशन है। ठीक है, ये हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल ही होगा g of x, जो इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब जो डिवीजर है। ठीक है, इसकी डिग्री फिक्स से 1 होनी चाहिए और इसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकती है। अब लेट्स सपोज कि हमारा जो g of x है ना बच्चों, वो ये है, g of x जो है वो हमारे पास ये है x, अब प्लस माइनस एक कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, प्लस माइनस है, मैं आपको दोनों केस ले रहा हूं। अब तो जब आप इसको इससे डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, जब आप px को डिवाइड करोगे g of x से, तो आपके पास हमेशा जो रिमाइंडर आएगा ना वो आएगा p of a। आप ये मान लो, चलो p of a आपको कंफ्यूजन में नहीं डालते हुए मैं एक काम जरूर कर देता हूं, है ना, यहां पर a की साइन लेता हूं। ठीक है, a की साइन ले रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ले मेरे बच्चे, ये x माइनस a है लेट्स सपोज। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि जैसे ही आप इस p of x को डिवाइड करोगे g of x से, तो हमेशा p of a आपका रिमाइंडर आने वाला है। अब आप कहोगे सर p of a रिमाइंडर आने वाला है, इसका क्या मतलब है? मतलब बहुत इजी है मेरे बच्चे, आप क्या करो, यहां से ना इसको जीरो पुट करोगे थोड़ी देर के लिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, यहां से a आ गई। आप ना इस वैल्यू को उठाओ और पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दो। क्या कर दो, p of x जो है पॉलिनोमियल उसके अंदर पुट कर दो, तो जो फाइनली 2 रखने से आएगी, जैसे अभी आपने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था ना, तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू a पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल देनी है, और वही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। अब वो बात की बात है कि वो रिमाइंडर क्या आ रहा है, हो सकता है वो कुछ नंबर, कुछ कांस्टेंट वैल्यू आए, कुछ कभी हो सकता है 0 भी आ जाए, है ना, वो बात की बात है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। हमारा कंसर्न ये है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। तो अभी आपको समझ में आ गई रिमाइंडर थ्योरम, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाई बच्चों मैंने, मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, एक है p of x नाम का, एक है g of x नाम का। कंडीशन है कि p of x जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, और जो g of x है उसकी डिग्री 1, यानी कि वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब लीनियर है तो ऑब्वियसली x माइनस a x प्लस a ऐसी फॉर्म में होगा, तो हमने उसको x माइनस a मान लिया। तो बात रिमाइंडर थ्योरम का नाम है रिमाइंडर थ्योरम, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर की बात हो रही होगी। तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो बच्चों वो जो a की वैल्यू है उसे आपको पुट करना है किसमें, p of x में, यानी कि p of a इज द रिमाइंडर। समझ में आई क्या बात? बहुत इजी है, यहाँ क्या लिखा हुआ है डजंट मैटर, आपको दिमाग में रखनी है, दिमाग में कि क्या है, क्या कहना चाह रही है थ्योरम। समझ में आ रही मेरी बात? आएगी, बढ़िया आएगी। ठीक है, चलो एग्जांपल भी समझा दूं, थोड़ा सा और अच्छे से दिमाग में फीड हो जाएगा आपके। Find the remainder p of x is equal to x cube minus 4x square plus x minus 1 is divided by 9 g of x is equal to x minus 2। देखो हमारा g of x x minus 2 है बच्चों, यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखो, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री क्या है 1 इसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए या इक्वल टू भी हो सकती है। तो देखो क्यूब आ रहा है ठीक है, डिवाइड करोगे, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बोला था, तो x की वैल्यू कितनी निकलने वाली है, ऑब्वियसली x minus 2 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई। तो अब
रिमाइंडर क्या होगा, तो पी ऑफ टू, यानी कि ये देखो बाय द रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर विल बी पी ऑफ टू, मतलब पॉलिनोमियल में यहां पर टू पुट कर दिया। अब उसकी वैल्यू भी निकाल लो, तो देखो पी ऑफ टू की वैल्यू निकालोगे, एक्स क्यूब की जगह टू का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। इजी 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 है, बहुत ज्यादा इजी नहीं हो रहा है, तुम्हें लग नहीं रहा है इजी हो रहा है, बिल्कुल इजी हो रहा है। देखो 2 का क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा, प्लस का ये प्लस का 2 यानी कि 8 और 2 हो गया 10, है ना। अभी तक का ये कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, प्लस का 10 हुआ है। यहाँ पर देखो 2 का 4, 4 4 जा 16, 16 और ये माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 17। तो देखो फाइनली क्या बचेगा, -7। समझ में आई बात, आई कि नहीं, आई कि नहीं आएगी यार, इतना बढ़िया तो समझाया, आनी चाहिए, है ना। रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी, मुझे तो यही लग रहा है, ठीक है। बाकी तो कोई बड़ी बात है नहीं, रिमाइंडर थ्योरम में भी ऐसे कोई तोप तो है ही नहीं, रिमाइंडर थ्योरम भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होती है भैया रिमाइंडर थ्योरम, समझ में आ गई होगी, ठीक है, मैंने समझाया। ये आप, मैं फिर एक बात बोलूंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि ये चीज जो लिखी है ठीक है, समझने के लिए ठीक है, मगर रटना नहीं है, हमारे को फीड करना है कि यार क्या बात है, बात क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने बोल दिया px है, gx उसे डिवाइड कर रहा है, gx x माइनस a है, gx एक लीनियर होना चाहिए, p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो रिमाइंडर हमेशा p ऑफ a आएगा। इज इट क्लियर? बस चलो आगे बढ़ जाओ, फैक्टर थ्योरम की भी बात कर लेते हैं। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम ना कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम ही मान लो एक तरह से ना। मैं कैसे बताता हूं, देखो इफ p of x be a polynomial of degree greater than or equal to 1, वही बात है जो अभी अभी बोला था, and a be a real number such that p of a is equal to 0। अब देखो p of a, वहां पर हमारा p of a तो क्या आया था, रिमाइंडर आया था कि नहीं आया था यार, p of a तो रिमाइंडर था हमारा। अब ये क्या कह रहा है कि अगर वो जो p of a है वो क्या बन जाए, 0 बन जाए, then x minus a is a factor of p of x। यार एक बात बताओ मेरे को, फटाफट बात बता दो। आपने बचपन में ये चीजें तो पढ़ी होंगी, जैसे आपने 10 डिवाइडेड बाई 3 किया, आपने 10 डिवाइडेड बाई 3 किया, तो क्या हुआ, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, रिमाइंडर आया 1, मतलब कुछ ना कुछ बच रहा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर आया, तो आपने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि यार जो 3 है, इस 3 ने 9 को, सॉरी 10 को, है ना, इस 3 ने इस 10 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया, क्योंकि तभी तो रिमाइंडर आया। अगर रिमाइंडर 0 ही आ गया होता तो हम ये नहीं कहते थे कि कंप्लीटली डिवीजन हो गया। जैसे आप 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5 2 10 कर दोगे आप, यानी कि 5 टाइम्स डिवाइड हो गया और कंप्लीट डिवाइड हुआ। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर क्या आया, 0। तो इसका मतलब जब जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो डिवीजर है ना, जो डिवीजर है वो एक फैक्टर भी होगा उस डिविडेंड के लिए। समझ में आई मेरी बात? मतलब 10 डिवाइडेड बाय आपने 2 किया तो वो जो 2 है वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 10 को। क्यों कर रहा है? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम ये पता लगा देंगे कि यार ये तो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। और अगर कंप्लीट डिवाइड कर रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 के लिए वो 2 एक फैक्टर है। यही तो फैक्टर थ्योरम है बाबा। देखो, इफ p of x be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be a real number such that p of a is equal to 0, मतलब कि रिमाइंडर अगर क्या आ गया, 0, तो हम डिवाइड तो x माइनस a से ही कर रहे हैं, हमारा gx तो वही है, हमारा डिवीजर तो वही है, तो उसी को हमने क्या कहा, फैक्टर। फैक्टर समझ में आई मेरी बात? तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना वही हमारा क्या हो गया बाबा, फैक्टर हो गया। Conversely, if x minus a is a factor of p of x, then p of a is equal to 0। ये तो मतलब कान इधर से पकड़ोगे, कान इधर से पकड़ो, बात तो कान पकड़ने की हो रही है। बात क्या है कि जैसे आपने रिमाइंडर थ्योरम में ये सीखा था कि px को आप डिवाइड करने जा रहे हो g of x से, तो रिमाइंडर आ रहा है p of a। अब फैक्टर थ्योरम में एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ गए। क्या हुआ कि अगर वो रिमाइंडर p of a 0 हो गया, अगर वो रिमाइंडर p of a इक्वल टू 0 हो गया, समझ रहे हो, तो x माइनस a यानी कि जो आपका gx था वो क्या हो जाएगा, उस px का एक फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसका उल्टा भी कह दो कि अगर वो x माइनस a जो जिसे हमने gx भी कहा है वो एक फैक्टर है, तो p ऑफ a 0 हो जाएगा। बात तो एक ही है ना। तुम बोलो दिन है अभी, मैं बोलू रात नहीं, बात तो वही है ना। समझ में? तुम बोलो दिन है अभी, मैं बोलू रात नहीं, तो बात तो वही है। समझ रहे हो ना? बस वही बात है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, बहुत पतली सी लाइन है दोनों के बीच में, है ना। रिमाइंडर में क्या होगा, p ऑफ ए रिमाइंडर है, अब उसके लिए रिमाइंडर 0 भी तो हो सकता है, मतलब वो रिमाइंडर अगर यहाँ 0 हो गया तो ये फैक्टर बन जाता है।
फैक्टर बन गया तो रिमाइंडर 0, कुछ भी बोल दो एक ही बात है दोनों में। देखो यहाँ से इसने इसका कन्वर्स भी दिया हुआ है। तो अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बच्चों फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों की दोनों एक साथ फिट हो गई होंगी, और ये दोनों एक दूसरे में मिक्स भी नहीं हो सकती है ना। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। उसमें पी ऑफ ए रिमाइंडर है और इसमें पी ऑफ ए 0 होते हैं फैक्टर है, या फैक्टर है तो पी ऑफ ए 0 है। खत्म, फिनिश, खलास, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है यार, मजा आना चाहिए, बस मजा आना चाहिए, वो बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से फैक्टर रिमाइंडर आपके दिमाग में अच्छे से चिप गया होगा। अब एक क्वेश्चन है, जरा इसको समझ लेते हैं फटाफट से, कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस 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 इज दिस दिस दिस, है ना। तो देखो बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपका पी ऑफ एक्स क्या है बच्चों, देखो फटाफट से सॉल्व भी करते हैं इसे। पी ऑफ एक्स आपका क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब रिमाइंडर बोला है ना हमसे, हमें पता है इसने x प्लस 1 दिया हुआ है, तो यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि वैल्यू क्या निकलने वाली है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, x माइनस 1। तो बस हमारे को क्या निकालना है, p ऑफ माइनस 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो निकाल लो, देखो फटाफट से यहां पर पुट करेंगे, ये माइनस का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। पंडित जी मंत्रोच्चारण तो नहीं कर रहे ऐसा फील आ रहा है क्या? ठीक है, -1 का क्यूब करोगे तो -1, ठीक है। यहां पर देखो -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, इंटू 3 रहेगा, ठीक है। वहां पर देखो माइनस का 3 और पीछे +1। तो देखो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ -1 आया, यहाँ प्लस का 3 आ गया, फिर वहां माइनस का 3 आ रहा है और ये +1 आ रहा है। तो देखो ये +1 और ये -1, ये -3, ये +3, तो P ऑफ -1 जो है वो क्या आ गया, फाइनली 0 आ गया। तो या तो कह दो रिमाइंडर कितना आया, 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये हुआ कि ये x+1 जो है ना, ये इसका एक फैक्टर भी है। आई बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। समझ में आ गई बात, इजी था क्वेश्चन मेरे ख्याल से। तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो दूसरा जो दूसरा पार्ट था उसे भी देख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन हमारा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1, और हमारे को इसमें पुट क्या करना था भैया, x इज इक्वल टू -2, ठीक है। हमारे को इसकी वैल्यू ऑलरेडी, एक मिनट, उसने x माइनस, हाँ x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगी क्योंकि माइनस है ना, तो x इज इक्वल टू 1/2, ये हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली। रिमाइंडर फाइंड करना है, इस वैल्यू को इसमें पुट करना है, सिंपल, और कुछ भी काम नहीं है। तो कर दो पुट यार, इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे ख्याल से तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो 1/2 वहां पुट करोगे आप, तो ये 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। आया समझ? देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, मजा आएगा मजा। 1/8, भाई 2 का क्यूब 8 होता है यार, पता होना चाहिए, है ना। ये 3/2, लेकिन उसका 2 का स्क्वायर कितना, 4 प्लस 3/2 प्लस 1। ऐसे तो सिखाते थे बचपन में, है राग ले लेके, राग राइमिंग, है राइमिंग के साथ सिखाते थे, पता है ना। मैं भी ऐसे सिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ो, एलसीएम कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। 8 से 8 1 प्लस 4 से 8 डिवाइड करोगे 2, 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है, प्लस ये 4 टाइम 4 3 जा 12 प्लस 1 1 1 8। हाँ या ना, अरे हाँ ना तो बोल दे बाबा, नहीं बोलेगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसे देखो फटाफट से, एलसीएम ले लिया, 4 2 8, 8 एलसीएम आया, यहाँ 1 आ गया, 4 से 2 टाइम डिवाइड होता है, 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ से ये 4 टाइम डिवाइड हुआ 12 हो गया, 8 आ गया। सिंपली ऐड करो, 12 और 8 20, 20 और 6 26 और 1 27, तो ये आ जाएगा 27/8। अब कैंसिल शायद हो भी नहीं रहा है तो छोड़ दो, तो 27/8 ही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? तो ये होती है बच्चों रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। मेरे ख्याल से तो आपको सब समझ में इसमें भी आ गया होगा। क्लियर है सारी पिक्चर अभी तक की? ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये यहां पर इसने एक दो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ k -1 इज अ फैक्टर ऑफ
दिस, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम का भी यूज ले रहे हैं। जब इसने खुद बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब देखो, जब उसने खुद बोल दिया ना फैक्टर, तो हमें पता है कि p ऑफ a को हमें 0 पुट करना है, ठीक है। तो k x इज इक्वल टू 1 वैल्यू निकलेगी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा p ऑफ माइनस 1 को प्लस 1 हो जाएगा ना। देखो x इज इक्वल टू 1 है ना, तो इसको हम 1 बोल देंगे केवल। तो अब ये मैं यहाँ प्लस लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि प्लस को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, पर मैंने तो लगा दिया, ठीक है। आप कहो तो मैं रब भी कर सकता हूं, पर ऐसी क्या बात है, ये लो, ठीक है। तो p ऑफ 1 हमें निकालना है और इसको 0 के इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। तो यहां पर देखो पुट करते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 और प्लस k, और ये इक्वल होना चाहिए 0 के, ठीक है। तो देखो यार निकल गया ना, +1 और प्लस k इक्वल टू 0। तो ये सीधा सीधा यहां से आ रहा है k इज इक्वल टू -2, है ना। 1 + 1 2, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपके लिए, -2 आपके लिए आ जाएगी। आपके लिए, आप या घर लेके जाओगे क्या इस वैल्यू को, ठीक है। ये होना चाहिए, तो समझ में आना चाहिए, आ गया होगा मेरे ख्याल से तो, ठीक है। सेम x माइनस 1 अब आपको 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 के लिए भी फाइंड करना है, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस kx, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ठीक है। और अभी भी वही x माइनस 1 ही है हमारे पास, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो वही x इज इक्वल टू, तो अभी भी 1 ही आने वाला है, ठीक है। 1 ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब k की वैल्यू फाइंड करनी ना, तो आपको पता है यार कि p ऑफ 1 यहां पर फिर आपको क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है, क्योंकि हमें पता है फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर ये फैक्टर है जो कि उसने खुद बोल दिया है, तो p ऑफ a 0 यानी कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, खत्म बात, वही है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो पुट कर दो, तो ट्वाइस x यानी कि 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 और प्लस √2, और ये होना चाहिए 0। तो ये तो 2 का 2 ही रहने वाला है, प्लस ये k का क्या रहने वाला है, ये √2 रहेगा, ये 0, ठीक है। तो ये k तो इधर का इधर ही है, ये इधर जाएंगे -2 और -√2। आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर या तो √2 कॉमन ले लो, ये क्या बनेगा भाई, या तो यही आंसर हो जाए, या फिर आप इसमें ऐसे कर दो, थोड़ा सा अच्छा लगा है आपको तो ऐसे कर सकते हो, ये √2 और ये +1, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो -√2 से करेंगे तो √2 और साथ में माइनस साइन, ये अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस और 1 × √2, तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे, या रिमाइंडर नहीं होगा, सॉरी, k की वैल्यू होगी, क्योंकि k की वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। तो ये बच्चों आपने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की कुछ बात आपने यहाँ सीख ली, ठीक है। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम अब आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत तो कैसे होगी, बढ़िया समझाया। नेक्स्ट थोड़े से अब यहाँ पर हम ग्राफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए फटाफट ग्राफ के ऊपर, ग्राफ बनाने को जनरली आता नहीं है, ठीक है, पर क्वेश्चंस वो पूछ लेता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है मैंने डायरेक्ट, लीनियर नहीं लिया। लीनियर आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो 9th क्लास में, है ना। लीनियर के ग्राफ आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बहुत अच्छे से 9th में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, वो बहुत ईजी है, उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं यहाँ पे। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो एक्सिस की अगर बात बताऊं तो ये जो एक्स होता है ना, इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रियल। ये क्या है, क्यों रियल है, इसकी भी मैं बात करूंगा, ठीक है। मैं आप इसके अंदर ज्यादा डीप में हमें नहीं जाना है, मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देने वाला हूं केवल। हमारे पास ना कंडीशंस होती हैं, एक तो ए को लेकर, ये जो आप देख रहे हो, देखो ग्राफ तो बनना तो वो तो आपको पता है कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपको कोई भी एक इक्वेशन दी जाएगी, उसमें x आपको मानना है, y निकल के आएगा, या y मानना है, x निकल के आएगा। इस तरह से आप उसमें 3-4 वैल्यू डालोगे तो इस तरह के ग्राफ तो बन जाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाना इज नॉट अ बिग डील, वो तो कोई भी बना सकता है ना। कंडीशंस क्या है बस वो सीख लो कि इसमें कंडीशन क्या होती है। पूरा जो ये ग्राफ का शेप आपको दिखाई देता है ना, कि जैसे अभी ये अपवर्ड है, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, ये डाउनवर्ड है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये डिपेंड करता है सारा का सारा ए पर और डी पर। डी आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट पता है ना आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, ठीक है। और ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, पता है आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना हमारा ये वाला यार, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। और d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac वाली टर्म, पता है कि भूल गए, याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बच्चों अगर ये a जो है ये नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब है लेस देन 0, तो हमेशा ग्राफ का जो होगा ना फेस वो ऐसे डाउनवर्ड रहेगा नेगेटिव के केस में, है ना, डाउनवर्ड रहेगा नेगेटिव के केस में। और आपको पता है कि d जब ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं क्वाड्रेटिक के, रियल होते हैं,
इक्वल डिफरेंट डिफरेंट दो रूट होते हैं, ठीक है। तो रियल होते हैं और दो डिफरेंट रूट्स निकलते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो इस ग्राफ में देखो, ये एक्स एक्सिस जो होता है ना, इसको हम रियल एक्सिस मानते हैं। क्या मानते हैं? रियल एक्सिस। मतलब यहीं पर हमारे को हमारे असली रूट मिलते हैं। तो बच्चों देखना, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये कर्व आप जो देख रहे हो, इसे कहते हैं पैराबोला। वैसे ये इस रियल एक्सिस जो हमारा एक्स एक्सिस, इसको कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है? 1 और 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो मतलब इसके कितने रूट हैं? 2 रूट्स निकलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक भी तो है। क्वाड्रेटिक है तभी तो तभी तो रूट्स की बात हो रही है, 2 रूट्स की बात हो रही है ना। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा होगा, इसीलिए इसके क्या निकले हैं? 2 रूट। तो मतलब ये शेप रियल एक्सिस को जितनी पॉइंट्स पर कट करेगी उतने इसके क्या आएंगे? रूट्स आएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो देखो ये ए पॉइंट और ये ए डैश पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स पर इसने कट किया है रियल एक्सिस को, यानी कि एक्स एक्सिस को। तो इसके 2 रूट्स निकल कर आ गए, ठीक है। अब ये कंडीशन कौन सी थी? ए लेस देन 0 मगर डी ग्रेटर देन 0। मैंने आपको फिर बता दिया, ए अगर नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड जाएगा, और ए अगर ग्रेटर देन यानी कि पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड। अब जैसे यहां पर इस वाले एग्जांपल में यहां पर देखो, ए कैसा है? पॉजिटिव। डी तो अभी भी सेम ही है, ग्रेटर देन 0, तो अपवर्ड हो गया, ऊपर की साइड मूव हो जाएगा इसका, ठीक है। और अभी भी ये चूंकि डी ग्रेटर देन 0 है, तो डी की कंडीशन हमें पता है अच्छे से, क्या होती है? रियल रूट्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट होते हैं दोनों। तो ये एक रूट ये आ रहा, एक रूट ये आ रहा, बस यही मेन चीज है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड केस क्या कहता है वो भी सुन लो। यहां पर ए तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इस बार डी लेस देन 0 कर दिया मैंने, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, कंडीशन सारी की सारी आपको याद रखनी है। देखो अगर मैं पहले इसी की बात कर लूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है। ए ग्रेटर देन 0 है तो देखो अपवर्ड जा रहा है, और d इज इक्वल टू 0। आपको पता है क्वाड्रेटिक आपने सबने पढ़ा हुआ है पहले ही। तो d क्या है? यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, विवेचक कहता है हिंदी में, से बहुत गजब की टर्म है, ठीक है। तो d जब 0 होता है तो आपको क्या पता है कि रियल होते हैं मगर इक्वल होते हैं, यानी कि एक सिंगल रूट मिलता है। दोनों इक्वल ही हो जाते हैं ना, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दोनों रूट सेम होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये रियल एक्सिस को सिर्फ इस एक पॉइंट पर टच कर रहा है, यहाँ ए पर, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि दोनों रूट यहीं पर मिल रहे हैं हमारे को। तो देखो ए अपवर्ड गया और डी 0 पर, तो ये डी 0 का मतलब है वो एक कॉमन रूट होता है, ठीक है। तो ये एक सिंगल कॉमन रूट मान लो इसको आप, या जैसे भी आप समझना चाहो, ठीक है। बात वही है, सेम होते हैं। तो ये एक केस हो गया। दूसरा केस देखो, अगर ए नेगेटिव हो गया तो फिर वो देखो चला गया ना डाउनवर्ड, और d इज इक्वल टू 0 में केस अभी भी वही है कि यहाँ पर ही रूट होंगे हमारे कॉमन रूट जो होते हैं, ठीक है। ये कंडीशन। एक और कंडीशन होती है, वो भी देख लो फटाफट से। अब d नेगेटिव, d जो है हमारा वो नेगेटिव, अभी तक अपने d को पॉजिटिव देखा, 0 के इक्वल देखा। अब यहाँ पर d जो है हमारा, ये देखो d कैसा इस बार नेगेटिव है, a अभी भी वही पॉजिटिव है, तो ग्राफ अपवर्ड जाएगा। जो इसका बन रहा है आप देख रहे हो, कर्व अपवर्ड जा रहा है। यहाँ पर a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड जा रहा है। मगर अब आप यहाँ देखो कि हमारा जो एक्स रियल एक्सिस है, ये क्या इस ग्राफ ने कहीं भी टच किया क्या? इसको नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको पता है d जब नेगेटिव होता है तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी होते हैं। पता है कि नहीं पता? इमेजिनरी रूट होते हैं। तो जब इमेजिनरी है, रियल बात हो ही नहीं रही है, तो फिर हमारे रियल एक्सिस को भी कैसे टच कर सकते हैं? रियल एक्सिस को तो तब टच करेंगे जब रियल रूट हो। तो देखो ना तो ये यहाँ रियल एक्सिस के लिए इसको टच कर रहा है, और ना ही ये यहाँ पर इसको टच कर रहा है। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पर आपको रूट्स रियल एक्सिस पर नहीं मिलेंगे। देखो यहाँ पर भी नहीं मिल रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो मैं बताता हूं आपको। ये एक क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखना बहुत ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लुक एट द ग्राफ्स गिवन बिलो, ईच इज अ गिवन ग्राफ, each is a graph of y is equal to f of x where f of x is a polynomial, ठीक है। Which of the following corresponds to a linear or quadratic polynomial? Further, for each of the graph find the number of zeros। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं कि किसके कितने होंगे। ये नहीं पूछा कि जीरोस क्या होंगे, कितने जीरोस होंगे, ये फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया रियल एक्सिस होता है हमारा एक्स एक्सिस, जहां जहां वो रियल एक्सिस को कट करेंगे उतने ही रूट मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट शेप में देखो ये, तो इसका कितना रूट निकलने वाला है, कितने जीरोस होंगे। तो मैं इसके जीरोस की बात करूं अगर, तो इसमें कितने निकल रहा है? सिर्फ 1, सिर्फ एक रूट। यहां पर देखो इस शेप में ये 1, ये 2 और ये 3, तो यहां पर जीरोस कितने आ गए? 3 रूट आ गए। यहां पर देखो ये x जो है हमारा रियल एक्सिस है, इसने किसी को टच किया क्या? नहीं किया, तो यहां पर कोई रूट नहीं मिला हमारे को, या कोई जीरो नहीं मिला, क्योंकि रियल एक्सिस को इसने कहीं टच किया ही नहीं। यहां देखो ये और ये,
दो जगह कट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर जीरोस कितने निकल कर आए, 2 जीरोस हमारे यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस पे आएंगे तो। ठीक बात है, आगे बढ़ जाए, मजा आ रहा है, मजा तो आना चाहिए भाई। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हम इस चैप्टर का, अगला टॉपिक है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखो बच्चों, आपने जीरोस फाइंड करना तो 9th क्लास में ही, क्वाड्रेटिक के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं या क्यूबिक के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, ये तो आप सीख चुके हो, 9th क्लास में बढ़िया से सिखाते हैं। ठीक है, यहां पर अब हम बात करें उनके कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन की। ठीक है, क्वाड्रेटिक के जो जीरोस या रूट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है ना, तो यहां पर हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं जीरोस के और कोफिशिएंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखो, बहुत इजी है वैसे तो, अल्फा और बीटा आपको पता है आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये तो कंफर्म है कि इसके दो जीरोस निकलने वाले, हाँ या ना, दो जीरोस निकलेंगे ना। अब वो जीरोस जो है इसने अल्फा और बीटा मान लिए, एक जीरो को इसने मान लिया अल्फा और एक को इसने मान लिया बच्चों बीटा, ये दो अल्फा और बीटा हमारे जीरोस हो गए दोनों इस पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक के दो। तो बच्चों डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है आपको कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो याद रखना है आपको कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये आपको पता होना चाहिए, याद रखने वाली चीज है। ठीक है, यहां पर हम इसको अभी प्रूव करके नहीं देखने वाले, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए रिलेशन, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और डायरेक्ट ही करना है आपको। चलो आगे बढ़ो। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन अगर प्रोडक्ट हो जाए तो अल्फा इंटू बीटा दोनों जीरोस का, तो वो होता है सी बाई ए। सी क्या होता है, देखो कांस्टेंट टर्म होती है और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर माइनस साइन आता है, यहां पर नहीं आता, ये होता है बस रिलेशन। आप क्यूबिक के लिए भी देखना चाहो तो देख सकते हो। लेट्स सपोज क्यूबिक का अल्फा बीटा गामा जीरोस है और एक्सप्रेशन आपको पता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा हमने यहाँ पर इसके रूट्स या जीरोस ले लिए, तो सम ऑफ जीरोस जब करोगे तो अल्फा बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए सेम होता है ना, यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। देखो पावर में एक चेंज होता जा रहा है, यहाँ पर क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है ना, क्योंकि इसके लिए बी अलग आएगा। देखो उसमें ए बी सी, यहाँ पर बी जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, लेकिन यहाँ बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो थोड़ा सा फर्क ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इनके प्रोडक्ट की बात करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा होता है सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा होता है माइनस डी बाय ए। ठीक है, ये रहा यहाँ पर देखो डी, तो ये माइनस डी बाय ए होता है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर क्वाड्रेटिक की बात करूं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, और एक चीज और सीख लो, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ये तो सबको पता है यार आपको, है ना भाई, उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, जैसे ax प्लस बी आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है या पॉलिनोमियल होता है, एक्सप्रेशन होता है, जैसा भी मानो x प्लस बी, उसको जीरो के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू माइनस बी बाई ए आती है और वही इसका जीरो बन जाती है। क्वाड्रेटिक के केस में बात करें कि जिसके उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा या जीरोस हैं अल्फा और बीटा, अब उस अल्फा बीटा से आपको इक्वेशन बनाने को बोला जाए, आपको ये बोला गया कि ये अल्फा और ये बीटा दो इसके जीरोस हैं, तो बताओ इक्वेशन क्या होगी, तो आप इक्वेशन भी बना सकते हो। कैसे, ये फॉर्म होती है k मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और ए बी, मतलब सीधा सीधा देखो k कांस्टेंट लेना जरूरी है पॉलिनोमियल में, ये आपको बताया जाता है क्यों। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ये ए प्लस बी क्या है बच्चों, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, वेयर के इज अ सम नॉन जीरो रियल नंबर, ये तो रियल नंबर होता है, वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप अगर आपको रूट्स दिए हुए ना तो आप उनसे भी ये बना सकते हो। ठीक है, चलो अब क्यूबिक की बात करेंगे तो क्यूबिक में भी सेम है, के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा, ये थोड़ा सा याद रखना है, हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस है बच्चों, ये क्वेश्चंस अब हमें करने हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस तरह के बहुत 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 सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, मगर अप्रोच सब में ना सेम ही है भाई, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा प्लस, दो ही रिलेशन है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। देखो ये सारे क्वेश्चन जितने भी आएंगे ना वो इन दो ही रिलेशन पे चलने वाले हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए,
और अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए। तो बस ये दो वैल्यूज आपको पुट करनी रहेगी और ये डिफरेंट डिफरेंट तरह से इनकी वैल्यूज निकालनी होती हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे हम अगर ये पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते जाइए। अल्फा प्लस बीटा, आप इसका स्क्वायर करो बच्चों, तो क्या होता है स्क्वायर, जरा बताना मुझे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा, यही हुआ ना। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है कि माइनस बी बाई ए है। यहां से देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वही है, तो वही निकलने वाली है। ठीक है, और इक्वल टू में इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहां से आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये इधर ही रहेगा, ये तो प्लस का बन जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये माइनस, देखो अल्फा बीटा की जगह आप सी बाई ए पुट करोगे ना, तो ट्वाइस ऑफ सी अपॉन ए और इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू, आप यहाँ पर इनका एलसीएम ले लो, तो देखो ये ए स्क्वायर एलसीएम आएगा ना, तो यहाँ पर तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए से कैंसिल होगा तो 2ac, तो ये आंसर हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो ये इस तरह से वैल्यू निकाली जाती है बच्चों, क्लियर है बात। ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये आपके वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मगर कंफ्यूज नहीं होना, सेम प्रोसेस रहता है सब में, यही का यही प्रोसेस है। बस ये दो चीजें आपको बार बार यूज करते रहना है, चेंज करते रहना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, तो इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, है ना। बस ये दो चीजें आप बहुत अच्छे से याद रखो, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ये दो चीजें अगर आपने बहुत अच्छे से याद रखी ना, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं। बस फिर तो आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, आइडेंटिटीज तो आपको सबको पता ही है यार, है ना। आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लर्न करनी पड़ेगी सारी, स्क्वायर्स वाली, क्यूब्स वाली, सब बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, इस वाले को भी सॉल्व करते हैं। क्या वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम फाइंड कर रहे हैं बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, यही फाइंड कर रहे हैं ना। एक बार देख लेते हैं, हाँ बात तो एक ही है, कुछ भी कैसे भी करो, मैंने पहले उसको लिख दिया है ना। बीटा स्क्वायर के नीचे अल्फा आ रहा है देखो, और अल्फा स्क्वायर के नीचे बीटा आ रहा है, बात तो एक ही है, कैसे भी करो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखो सबसे पहले तो मैं इनका एलसीएम लूं अगर, तो इनका एलसीएम आएगा बच्चों अल्फा बीटा। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा वहां जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बीटा क्यूब प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलो देखते जाइए। अब बच्चों आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए यार, है ना। आपको बचपन में भी बताई गई होगी ना, बचपन में मेरा मतलब है 9th क्लास में बताया गया होगा कि अगर इस तरह से आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो आप उसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, ये मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है बच्चों ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा। ठीक है, ये होता है। तो बस आपको ये यहाँ पर भी यूज करना है ना। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो रहा है आपके लिए, तो आप इसको ओपन करो जरा, तो क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा साथ में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस 2a भी आएगा, है ना। तो माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये यहां आ जाएगा माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है। और अपॉन में तो अल्फा बीटा चल ही रहा है प्यारे प्यारे बच्चों, ये अल्फा ये बीटा, ये फॉर्म बन गई आपके पास, ये फॉर्म बन गई। अब आप यहाँ क्या करो, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दो, अल्फा प्लस बीटा। अब आपके पास वैल्यूज यहाँ पर है नहीं है तो मैं लिख दूं, एक बार आपको याद रहनी चाहिए भाई। अल्फा प्लस बीटा जो है मेरे प्यारे बच्चों, उसको आप लिख सकते हो माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और अल्फा बीटा जो है उसे आप लिखोगे प्यारे प्यारे बच्चों सी बाय ए, ठीक है, ये लिखना है।
तो पुट करो, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस बी अपॉन ए, ये लिख दिया। अल्फा स्क्वायर, अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था, क्या थी, देखो 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 देखो, अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, है ना। तो मैं इसको यहां पर डायरेक्ट पुट करता हूं, बी स्क्वायर माइनस 2ac, देखो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन, अपॉन में क्या था एक बार देख लेते हैं, ए स्क्वायर, तो ये हमने भी यहां लिख दिया ए स्क्वायर, और साथ में यहां माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा का मतलब हो जाएगा 2c बाय ए, ठीक है, और अपॉन में अल्फा बीटा पूरे के नीचे, तो वो क्या होता है c अपॉन ए, ये देखो, अब देखना ये माइनस बी बाई ए मल्टीप्लाई में है और ये सी बाई ए भी नीचे मल्टीप्लाई है, तो ये ए से ए तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात आप लोगों को, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी जरूरी है, अगर ये याद नहीं होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो देखो यहां पर तो माइनस बी रह गया, ये माइनस बी, ठीक है। यहां पर जरा देखना, मैं एलसीएम ले रहा हूं तो ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, है ना, ए स्क्वायर आते ही बी स्क्वायर माइनस 2ac तो एज इट इज आएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac तो एज इट इज, बी स्क्वायर माइनस 2ac तो एज इट इज, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 2ac एज इट इज आ रहा है, और ए स्क्वायर इसको ए टाइम डिवाइड करेगा तो वो ए मल्टीप्लाई होगा यहां पर 2c से, तो 2ac हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, एक मिनट, ये बच्चों एक बात ध्यान रखना, देखो 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 एक मिस्टेक हो गई है, देखो ये यहाँ पर माइनस ए बी की टर्म आती है ना, पर मैंने क्या कर दिया 2ab, वो मेरे को दिमाग में a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया, है ना, इससे मैं रब कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना भाई, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलो वो आइडेंटिटी चल रही थी ना दिमाग में, तो इसलिए यहाँ पर 2 हो गया, क्लियर है बात, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये कितना क्या हो जाएगा, माइनस ac हो जाएगा बच्चों, है ना, कहाँ गया, ये रहा माइनस ac, समझ में आया क्यों हुआ, ए स्क्वायर था और ए था, ए बार डिवाइड हुआ, ए इंटू सी ऊपर पहुंच के ac बन गया, ठीक है, और अपॉन में अभी भी क्या चल रहा है, ये c चल रहा है अभी भी अपॉन में c, अब उस c को आप चाहो तो सीधा सीधा यही लिख दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, ठीक है, तो c को हमने यहां लिख दिया। अब जरा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, तो ये माइनस बी और ये है बी स्क्वायर माइनस 3ac और अपॉन ए स्क्वायर सी, ये आंसर है। एक बार चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो देखो कैसे बनेगा, 3abc ये माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर सी, ये लो, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा तामझाम लगाना है, दिमाग लगाना है पूरा आप लोगों को, और आइडेंटिटीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, और इस तरह से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बहुत आराम से। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में यही दिमाग लगाना है आपको, ठीक है, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ सकते हैं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन के लिए स्पेस था, ये क्वेश्चन भी हो गया, दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे, है ना, दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब एक क्वेश्चन ये जरा देखो, एक क्वेश्चन ये देखो, on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial g of x, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, find g of x। बच्चों डिवीजन थ्योरम के बारे में सुन रखा है ना आपने, बचपन में ही पढ़ लिया हमने, तो वो यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी काम आता है, याद है क्या क्या बोल रहा हूं मैं, देखना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं आपने ऐसा नहीं पढ़ा है क्या कि p of x है, ठीक है, तो ये g of x अगर इसे डिवाइड कर रहा है तो एक कुछ तो क्वोशिएंट होता है और कुछ रिमाइंडर होता है, पता है आपको, पता है ना, बस वही केस है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। अब क्वोशिएंट भी उसने दिया हुआ है और रिमाइंडर भी उसने दिया हुआ है, ये आपका डिवीजर आपको फाइंड करना है और px भी उसने आपको दिया हुआ है, तो इसी फॉर्म में जरा इसको लिख लो एक बार, ठीक है, इसी फॉर्म में इसे अगर हम लिखें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलना चाहिए ना, वही सही रहेगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मैं इसको वहीं पर मेंशन करता हूँ पूरा पूरा, देखो p of x इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो बच्चों, g of x मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट और मल्टीप्लाई नहीं प्लस रिमाइंडर होता है बच्चों, रिमाइंडर करेंगे यहाँ पर, समझ में आना चाहिए बस, आपको समझ में तो आ रहा है ना, प्लस रिमाइंडर, ठीक है, और रिमाइंडर भी आपको पता है वही 0 और b, मतलब 0 से 0 के इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा होगा,
और हमारे डिवीजर से तो छोटा होता है हमेशा, ठीक है। ये अब p ऑफ x हमारा पॉलिनोमियल है, तो मैं लिख लेता हूं क्या है हमारा पॉलिनोमियल, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद क्या आ रहा है x प्लस 2, पीछे लिखा हुआ है x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू बच्चों gx तो हमें कैलकुलेट ही करना है, ठीक है, और साथ में रिमाइंडर जरूर दिया हुआ है हमारे को और क्वोशिएंट भी दिया हुआ है, तो क्वोशिएंट है x माइनस 2, तो ये क्वोशिएंट तो है x माइनस 2, ठीक है, और रिमाइंडर कितना है भैया, रिमाइंडर है बच्चों माइनस 2x प्लस 4, है ना, माइनस 2x प्लस 4 ये है, ठीक है। अब यहां से आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिएगा क्या आएगा, मैं इसको उठा करके पूरा इधर लेकर आ रहा हूं, ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा g ऑफ x, देखना एक स्टेप डायरेक्ट लूंगा यार, आप लोग समझ जाना, है ना, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, अब देखना जरा, ये प्लस x ऑलरेडी है, ये माइनस का 2x उठ करके इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 3x, ठीक है, वो माइनस 2x से उठकर इधर आएगा तो प्लस का 3x बन जाएगा, साथ ही साथ ये प्लस 2 है, वो प्लस 4 उठकर इधर आएगा तो माइनस का 2 इधर रह जाएगा, क्या रह जाएगा माइनस 2, और अपॉन में ये सारा का सारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस 2, ये बन गया। यहां तक तो आपको समझ में आ गई होगी बात, इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना, इसी से डिवीजन थ्योरम से हम बात बना रहे हैं आगे तक, इसमें कोई बड़ी बात कोई नया काम नहीं कर रहे हैं बच्चों। अब बस आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इससे। अब आपको एक चीज याद आनी चाहिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड 8th क्लास में भी पढ़ने को मिलता है, 8th में भी, आपने तो 9th में भी पढ़ा होगा। देखो अभी हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन से ही डिवाइड करना है, ठीक है, करते हैं डिवाइड। देखो सबसे पहले तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2, ठीक है, और इसे हमें डिवाइड करना है प्यारे बच्चों x माइनस 2 से, किया हुआ है काम है ये तो, है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भैया, है ना, ठीक है। सबसे पहले x क्यूब को क्या उससे x को किससे मल्टीप्लाई करें, x क्यूब बनाने के लिए तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते थे, याद आया, फिर ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, फिर माइनस x स्क्वायर को 2 से करोगे तो 2x स्क्वायर, फिर वही सब्ट्रैक्शन साइन चेंज प्रोसेस याद होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते थे, ये प्लस है वो माइनस है तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा, और पीछे वाली सारी टर्म्स को कॉपी कर लेते थे, है ना, एज इट इज, ये हो गया। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, ये माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस x इंटू 2 ट्वाइस x, फिर वही साइन चेंज, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये दोनों तो कैंसिल, यहां पर देखो 3x और 2x, ये प्लस का माइनस का, तो बच्चों क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये x और ये माइनस 2, ये बचेगा। x को फिर x के लिए प्लस 1 से, तो ये प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू एक्स तो x, और माइनस 2 से करोगे तो माइनस 2, ठीक है, और ये माइनस का ये प्लस का, फाइनली रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों 0। तो आपने जब x माइनस 2 से इसको x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, देखते जाइए, सीधा सीधा आपका जो पॉलिनोमियल जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही तो क्या था आपका g ऑफ x, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है, समझ में आ गया पूरा का पूरा खेल किस तरह से क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो बच्चों अब आपका काम जो आपने इस चैप्टर में पूरा देखा वो क्या है, फाइनली एक बात मैं आपको बता दूं, बच्चों कि ये जो चैप्टर हमने लिया इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या है, एक तो कोफिशिएंट्स के रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है ना, कोफिशिएंट्स और जीरोस के ऊपर रिलेशन में क्वेश्चन जरूर आता है, एक जो मैंने अभी अभी बताया आपको इसके तरह के क्वेश्चंस भी जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, ग्राफ्स जो मैंने बताया उसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाया मैंने आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इस चैप्टर का एक
ओवरव्यू जो होता है ना, पूरा जो इंपॉर्टेंट चीजें सारी की सारी, वो सब मैंने आपको बता दिया, पूरा डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब आपको सिर्फ और जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं। प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें ऑटोमेटिकली सब सेट हो जानी है। ठीक है बच्चों, सारी बात आपको समझ आ गई। उम्मीद करता हूं आज जो भी पढ़ा है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए, मोशन फाउंडेशन चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।